नमस्कार बच्चों। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय संविधान से संबंधित है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास। देखिए, जब हम भारतीय संविधान के विकास की बात करते हैं तो हमें इतिहास में झांकना होता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश सरकार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो यहाँ पर एक व्यापारी कंपनी के रूप में आई 1609 में। ठीक है। और उस समय जहांगीर का पीरियड था। जहांगीर के पीरियड में व्यापारिक कंपनी के रूप में वो आए। और धीरे धीरे जब उनको लगा कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वह चरमरा रही है और वह कई अन्य भागों में बटी हुई है, जिसके चलते उन्हें अच्छा खासा आभास हो गया कि इन पर राज किया जा सकता है। ठीक है। तो धीरे धीरे, जैसे आपने पढ़ा भी है इतिहास में, हम पहले भी कुछ स्टैंडर्ड्स में पीछे हम 11वीं 12वीं में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास की नींव है वो इसी आधार पर रखी गई। इन्हीं कुछ नियम कानूनों पे बनाए गए। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए और कुछ कंपनियों के द्वारा बनाए गए। ठीक है। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो एक्ट आती है, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार की पहली सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके अंदर पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया, अपने अनुसार चलाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा कदम था। क्यों था ये बहुत बड़ा कदम? क्योंकि उससे पहले जो कंपनी थी वह अपनी मनमानी कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, जिसके चलते हुए ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया, है ना, कि ये जो शासन व्यवस्था हो रही है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्योंकि उसके अंतर्गत क्या था कि काफ़ी करप्शन आ चुका था। ठीक है। तो इसलिए जो आरंभ हुआ इसका, वह 1773 के अंदर, ठीक है, हुआ। और इस 1773 के अंदर इस एक्ट का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। क्या कहा गया इसे? रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में आप जानते हैं एक रेगुलेट करने वाली बात है ना। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट थी। रेगुलेटर मतलब आप जानते हैं, रेगुलेटर होता है गैस का, अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेगुलेट करना, गवर्न करना, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत में व्यापार कर रही थी, है ना, उस उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया गया, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया गया, उसकी सीमाएं बांधने का कार्य किया गया। क्योंकि यह देखा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो भी कर्मचारी हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे हैं, वह अपने निजी कार्य भी करने लगे, है ना, निजी स्वार्थ के लिए निजी रूप में व्यापार करने लगे। देखिए, कंपनी का तो व्यक्ति है, व्यापार तो कर ही रहा है कंपनी की तरफ से, लेकिन पर्सनली भी व्यापार करने लगे। और पर्सनली रूप में ही वो कहीं ना कहीं रिश्वत लेना, उपहार लेना, है ना, और कहीं ना कहीं जबरदस्ती टैक्स लेना, इस तरह की चीज़ें वो करने लगे थे। जिसके चलते देखा गया इंग्लैंड के अंदर कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत बढ़ने लगा था। अच्छा खासा उनके पास पैसा आने लगा था, क्योंकि वे यहाँ पर आर्थिक दोहन में लगे हुए थे। तो इस चीज़ से ब्रिटिश सरकार को ये लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम ज़्यादा छूट देंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत जल्द ही हमारे हाथ से भारत की सत्ता निकल जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो परिवर्तन लेकर आए वह लेकर आए जिसमें नियंत्रित करने की बात कही गई। जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, जो बंगाल था, है ना, बंगाल के अंदर सबसे पहले उन्होंने परिवर्तन को क्या लेकर आए। पहले बंगाल के अंदर जो होते थे वह गवर्नर हुआ करता था। क्या होता था? गवर्नर। अब देखिए, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण किया गया, है ना, सत्ता को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाया गया, है ना, एक रूप में पावरफुल बनाया गया। क्यों पावरफुल बनाया गया? ताकि देखो, हम यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को कि जब इसके बंगाल के नीचे जो पहले यहाँ पे बंगाल के गवर्नर थे, और इसी के साथ साथ उस समय जो मद्रास था, है ना, मद्रास के जो गवर्नर थे, है ना, और प्लस बम्बई के जो थे, है ना, यहाँ की जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ के जो गवर्नर जो थे, जो स्वतंत्र थे, है ना, ये अपने कार्य करने में स्वतंत्र था, ये अपने और ये अपने। लेकिन पहली बार क्या किया गया कि पहली बार जो था गवर्नर पद को हटाकर इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल पद पैदा हो गया। इस पे कई बार प्रश्न भी आता है कि भारत के अंदर
है ना। यानी बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, ठीक है, स्पेशली बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल कौन था? वह था वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, इनके हाथ में इन दोनों की भी लगाम दे दी गई। यानी कि अब इनकी इजाज़त के बगैर, वॉरेन हेस्टिंग की इजाज़त के बगैर यह कोई कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये जो प्रेसिडेंसी थी, जो ये लोग जो स्वतंत्र थे, है ना कहीं अब ये आंसरेबल किसके लिए हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। और जो गवर्नर पद जो था उसे हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है इस चीज़ पर। तो पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। साथ ही अब देखिए बंगाल और मद्रास का भी जो लोग थे उनको भी इनके हवाले कर दिया गया। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है, यहीं पर 1774 के अंदर एक बहुत चीज़ और सामने आई इसी के बाद ही, कि कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्या हुआ? कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय बना दिया गया और यहाँ पर जज बना दिया गया। ठीक है, उस समय में एंजिला एम्पे जो थे, एंजिला एम्पे नाम था उनका, एंजिला एम्पे जो थे इनके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, और कलकत्ता के अंदर जो भी यानी कि अ, शासन से संबंधित जो भी समस्याएं थी, है ना, वह यहाँ पर लोगों के सामने यानी कि न्यायालय के सामने रखी जाती, जिसे रिजोल्व किया जाता था। यानी कि आप देखिए एक तरह से एक जिसे कहते हैं एक शासन पद्धति बना दी गई, है ना। और उसको भी न्याय संगत करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, ताकि विद्रोह भी ना हो, है ना, उसके लिए भी क्या किया गया? कलकत्ता के अंदर न्यायालय की स्थापना कर दी गई, न्यायालय भी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक चीज कंट्रोलिंग रूप में देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा जो एक्ट आती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आती है, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो थी, ये जो हमारी एक्ट है ये 1784 में आई। कितने में आई? 1784 के अंतर्गत आई। अब जब ये जो एक्ट बनाए गए, अब इस एक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या गई थी? इसके अंदर पहली बार जैसे मैंने आपको बताया कि नियंत्रण की बात कही गई थी, है ना। इसके अंदर साथ साथ इन्होंने राजनीतिक मामलों को, है ना, अलग किया। राजनीतिक और आर्थिक मामलों के, व्यापारिक मामलों को अलग किया गया। किसको? राजनीतिक और व्यापारिक, है ना। ये जो मामले थे, है ना, ये जो मामले थे इनको अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामला अलग कर दिया गया और व्यापारिक मामला अलग कर दिया गया। ठीक है, इनको इस रूप में बना दिया गया। अब देखिए ये जब दो कैटेगराइज इनको कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर शासन करना और आसान हो जाएगा। पहले एक व्यक्ति के हाथ में था, है ना, एक ही जो परिषद थी वही इसको चला रही थी। तब इन्होंने क्या किया? इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा पकड़ के लिए, इन्होंने क्या, राजनीतिक मामले अलग देखे जाएंगे और व्यापारिक मामले अलग देखे जाएंगे। जिससे क्या हुआ? दोनों के अंदर जो होगा, क्या होगा, अच्छे से कार्य किया जा सकेगा, अच्छे से उसे लागू किया जा सकेगा, अच्छे से उसकी छानबीन, उसकी ट्रांसपेरेंसी उसमें बनी रहेगी, है ना। ब्रिटिश सरकार को पता होता रहेगा कि भाई ये जो व्यक्ति ये मेरे लिए आंसरेबल है और ये जो व्यक्ति ये मेरे लिए आंसरेबल है। तो यानी कि दो दो कैटेगरीज तैयार कर दी गई। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हम इसको देखते हैं, इसके अंदर व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया था। अब देखिए इसी के साथ साथ एक छोटा सा और भी आता है, जिसके अंदर हम देखते हैं 1793। ठीक है, और 1793 का भी एक एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं भारत पर जो व्यापारिक अधिकार था, है ना, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एकाधिकार था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई इन्होंने, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि कंपनी के हाथ में तो है, लेकिन इसको कंपनी, देखो हालांकि भारत के अंदर कंपनी का ही वर्चस्व जमाया हुआ था। तो इसी चीज के लिए इन्होंने क्या कहा कि अब आने वाले, है ना, आने वाले
कितने साल में? 20 सालों के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार स्थापित कर दिया। आने वाले यानी 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, है ना, एकाधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्षों के लिए एकाधिकार स्थापित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यही व्यापार करी, व्यापार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से ये बना दिया गया। ठीक है, ये 1793 में था। एक यही मेन आता है, इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कितने वर्षों के लिए जो किया गया। ठीक है, 1793 के अंदर। ठीक है, एक ये चीज हमसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, यहाँ तक आप सबको बच्चों समझ में आ गया है व्यापार के इसमें। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्ट और आती है जिसे हम 1813 का, 13 का चार्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, 1813। ठीक है, 1813 के अंतर्गत भी एक नए विचार की बात कही गई। इसके अंदर क्या आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैंने बताया आपको एकाधिकार इसके अंदर समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी और भी जो कंपनीज थी, है ना, इंग्लैंड में, उनको भी खुली छूट दे दी गई कि आप आइए, मुक्त बाजार व्यवस्था टाइप में इन्होंने लागू कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त किया है। पहले 20 वर्षों के लिए कर दिया गया था, अब उसके बाद ठीक 20 वर्ष हो गए तो इन्होंने क्या कहा कि इसका एकाधिकार जो समाप्त कर दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब देखिए कंपनी इस चीज पर बौखलाने लगी, भाई आग बबूला हो गई। देखिए कंपनी ने ही, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जैसा आप और हम सब जानते हैं उनको। हालांकि देखो उन्होंने खुद, उन पर केस भी चला इंग्लैंड के कोर्ट में, और कहते हैं उन्होंने खुद अपना कोर्ट रूम में ही अपना यानी कि गला काट कर आत्महत्या कर ली थी उन्होंने, क्योंकि वो अपने आप को बताते थे कि हाँ मैं बहुत, जिसे कहते हैं, ऑनेस्ट था, मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली थी। हालांकि उन पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे। ठीक है, हालांकि वहाँ उस समय में इंग्लैंड में जो भी करप्टेड हुआ करता था, या जो भी यानी कि इनह्यूमन रूप में लोगों के साथ बिहेव किया करता था, उसको भारत में ट्रांसफर दे दिया जाता था। तो यानी कि वहाँ के छठे बदमाश जो हुआ करते थे, है ना, अधिकारी जो हुआ करते थे, है ना, उन्हीं को ज़्यादातर भारत में ट्रांसफर किया जाता था सजा के तौर पर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। ठंडे प्रदेश के आदमी को अगर आप गर्मी में भेज रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कोई दिल्ली पुलिस का सिपाही है, उसे राजस्थान में भेज दिया आपने, है ना, ट्रांसफर कर दिया गया उसका उधर, और वहां पर क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा उसे, तो बुरा हाल हो जाएगा। तो उसके लिए तो एक तरह का क्या है, वो एक तरह की पनिशमेंट है। तो इसी तरह से इंग्लैंड के लोगों को जब बाहर भेजा जाता था तो एज ए पनिशमेंट भेजा जाता था। खैर, तो यहाँ पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन साथ के साथ इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इस तरह से यानी कि एक वफादारी निभाई अपने देश के प्रति, और मैंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी है। तो उस चीज़ की शर्मा शर्मी में इन्होंने क्या किया, चाय का जो व्यापार था, है ना, यानी चाय, चाय का व्यापार, और चीन से एक व्यापार और था, वो था अफीम का, है ना, अफीम का व्यापार। चाय के और अफीम के व्यापार जो था, इसका एक अधिकार जो था वो कंपनी के पास दे दिया गया, है ना। चाय का व्यापार और चीन, चीन में यानी अफीम का, चीन में अफीम का, अफीम का व्यापार, व्यापार का एक अधिकार बना दिया। ठीक है, अब इसी का एक अधिकार बना दिया कि ठीक है भैया, हम, आपने इतना कुछ किया है तो हम आपका चीन से अफीम जो होगा वो आप देखेंगे। ठीक है, प्लस और चाय का जो भारत में व्यापार है ना, जिसकी डिमांड है वर्ल्ड में, आप वो करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे भी राजी हो गई थी, चलो कुछ नहीं तो सही, कुछ तो आया। ठीक है, ये सब चीजें थी। साथ के साथ इन लोगों ने और क्या किया, साथ ईसाई मिशनरी जो थे, है ना, कौन थे? ईसाई मिशनरी।
है ना, मिशनरियों को जो थे, है ना, जो ईसाई मिशनरी थे, ये जो थे, इनको एक तरह से कह दीजिए कि इनका प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हें छूट दे दी गई। यानी कि इन्हें धर्म प्रचार की, है ना, यहाँ धर्म प्रचार से ज़्यादा आप ज़्यादा समझ जाएंगे, है ना, धर्म प्रचार के लिए छूट दे दी गई। आप आइए और आकर यहाँ के लोगों को ईसाइयत, यहाँ पर ईसाइयत दिलाइए और ईसाई धर्म में लोगों का विश्वास बढ़ाइए। देखिए होता क्या है, किसी भी देश पर राज करने का तरीका होता है, उसकी कल्चरल वैल्यू को तोड़ दीजिए आप, है ना, उसी कल्चरल वैल्यू के इन्फ्लुएंस कर लीजिए आप, है ना, ऑक्यूपाइड कर लीजिए, हाईजेक कर लीजिए। तो उसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग धर्म चेंज कर लेंगे, है ना, जैसे ही वे क्रिश्चियनिटी अपनाएंगे, क्रिश्चियनिटी अपनाते ही क्या होगा, उनकी भाषा में तब्दीली आएगी, है ना, क्या होगा, भाषा में तब्दीली आएगी। और जब भाषा में तब्दीली आएगी तो क्या होगा, पहनावे में तब्दीली आएगी। और जब पहनावे में आएगी तो खान पान में भी आएगी। और जब खान पान में आएगी, पहनावे में आ गई, खान पान में आ गई, और विश्वास में भी आई, यानी कि धर्म में भी आ गई, तो व्यक्ति के विचार में भी परिवर्तन आने लगेगा। देखिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो वही वाली बात। तो ऐसा अन्न हो जाएगा तो विचार में ही परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी भारत में आए और इस तरह से ईसाइयत को उन्होंने फैलाया, और इस तरह से ईसाइयत फैल जाएगी। उनका ही बिलीव था, और काफ़ी हद तक उनका बिलीव अच्छा साबित भी हुआ। देखिए आज भारत में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, ये उसी समय के दौर के क्रिश्चियंस हैं, है ना, जो बढ़ते चले गए भारत के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें आई। अब यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिए आता है 1833 का चार्टर आता है। ठीक है, ठीक है। अब ये चार्टर जो आता है 1833 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्यों? क्योंकि इस पर पहली बार शिक्षा पर, है ना, शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात कही, रखी गई। ठीक है, देखिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की। देखिए आप और हम सभी जानते हैं आज जो हमारी नौकरशाही है ना, उसकी जो नींव है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही रख दी गई थी। तो उस समय में जो था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसके निर्देशों पे, है ना, ये कहा गया कि इंडिया के अंदर हमें सस्ते कलर चाहिए। क्योंकि देखिए मंगवाते थे पानी इंडियन से, वो ले आता था दूध। तो कम्युनिकेशन गैप था। तो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए क्या कहा गया, और लेखा जोखा चाहिए था। और विदेश से कोई आ रहा है तो उसकी तनख्वाह भी उसके हिसाब से हुआ करती थी, होती नहीं होती थी। अब उसके हिसाब से तनख्वाह होगी तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। ठीक है, खर्चा निकलने के लिए भी चीज़ चाहिए होती थी। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ताकि इन लोगों को हम शिक्षित करें, हमें सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे, है ना, हमारा जो लेखा जोखा रखेंगे, है ना, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर शासन करना एक मजबूती के रूप में रखा जाएगा। क्यों? देखिए जब आप एक सरकारी नौकर बन जाएंगे, यहीं का व्यक्ति जब सरकारी नौकर बन जाए, एक तो देखो अंग्रेज के यहाँ काम कर रहा है, अंग्रेजी दफ्तर में हम काम कर रहे हैं। ये जो बात थी, ये जो विचार था, शुरू से बहुत हावी था भारतीय लोगों पर, कि अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो क्रांतिकारी लोग बोलते थे कि ये देशद्रोह है, लेकिन अभी उस समय मान के चलिए कि 90% लोग उस समय में भी ऐसे थे जो अंग्रेज हुकूमत की, यानी कि लल्लो चप्पो कह लीजिए या तलवे चाटना कह लीजिए, वो किया करते थे। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में घुसना लोगों का ज्यादातर एक एम रहा करता था, जैसा आज भी हम देखते हैं। तो उस समय की नौकरशाही में ये सब चीजें थी। तो लॉर्ड मैकाले जो थे, है ना, मैकाले की योजना आई थी, है ना, जो मैकाले आए, ये भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए। ये अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे। ठीक है, तो मैकाले आए, मैकाले ने इन सब पर चर्चा की कि हाँ भाई भारत के अंतर्गत ये सब चीज़ें लाई जाएं। तो अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की 1833 के चार्टर के अंदर बात कही गई। और साथ के साथ यहाँ पर अब क्या हुआ कि भारत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए पहले बंगाल का था। देखिए पढ़ाया ना मैंने आपको पीछे, पहले बंगाल का था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस व्यक्ति को बनाया गया? बहुत बढ़िया आदमी था, आप और हम सभी लोग जानते हैं इनको, लॉर्ड विलियम बैटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, है ना, ये बहुत महान आदमी थे। ठीक है, ये जो
इतनी इनकी इनकी इतनी महानता थी कि आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर जो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ है ना, वो इन्हीं के प्रयास से हुआ, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको कानूनी रूप से लागू किया था कि हाँ भाई अब सती प्रथा जो है, राजा राम मोहन राय ने तो अपील की, उस समय में सत्ता तो इन्हीं के हाथ में ही थी, तो इन्होंने ही उसको कानूनी रूप दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसलिए जाने जाते हैं, तो काफ़ी बहुत बड़ा रोल माना जाता है इनका। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के। और जो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के थे, वो सिर्फ बंगाल के थे, एक ही के। अब इनको पूरे भारत का बना दिया गया। ठीक है, पूरे भारत का क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये याद रहेगा ना, भारत के पूरे भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया, अब जैसे हम देखते हैं ऊपर हमने पढ़ा भी है, इससे पहले जो चार्टर था 1813 वाला, जिसके अंतर्गत हमने बताया चाय का, है ना, और अफीम का एक अधिकार था नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या हुआ कि चाय और चीन से जो अफीम का एक अधिकार था, है ना, वह समाप्त हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल समाप्त कर दिया इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, लिख देता हूं मैं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय एवं चीन से अफीम का एकाधिकार, जिसे हम कह सकते हैं व्यापारिक, है ना, एकाधिकार समाप्त कर दिया। देखिए अब इन्होंने क्या किया कि अब तो चीन से जो अफीम का व्यापार जो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाय का जो भारत में जो व्यापार था जिसका एक अधिकार दिया गया था 20 वर्ष के लिए, है ना, अब क्या हुआ 13 से 33 में ठीक 20 वर्ष हो गए। अब क्या करा ब्रिटिश सरकार ने, इसको पूरा उन्मूलन कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं होगा। ठीक है, साथ के साथ जितने भी जो गवर्नर जनरल की जो टीम में लोग हुआ करते थे, है ना, उनकी जो सैलरी जो हुआ करती थी, है ना, वो भी भारतीय लोगों से टैक्स के रूप में बदली, यानी कि वसूली जाने लगी। ठीक है, हालांकि ये जो टैक्स के रूप में जो वसूली जाती थी, ये हमारी वसूली गई है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या किया गया था कि जितने भी जो कंपनी के अंदर जो लोग वर्किंग थे, है ना, जिसमें हमने देखा है राजनीतिक मामले, है ना, जिसमें बनाया गया एक नियंत्रण मंडल था, एक क्या था, नियंत्रण मंडल, इसके बारे में बताना स्किप हो गया। ठीक है, ये एक नियंत्रण मंडल था। ठीक है, और एक ये व्यापारिक वाला था, जो व्यापारिक मंडल कह लीजिए आप इसे। ठीक है, ये दो मंडल बनाए गए थे, और इनके जो लोग थे इसके अंदर जो मेंबर थे, है ना, उन सबकी जो सैलरी हुआ करती थी, जो वेतन आता था, वह क्या था, भारतीय लोगों से टैक्स वसूलने के रूप में इनकी आय भी निकाली जाती है। यानी कि अब कहा गया कि भारत के अंदर जो भी टैक्स वसूल किया जाता है ना, जो भी लिया जाता है, जो भी इनकम होती है, उस इनकम से अब हमें क्या करना होगा, यहाँ इन लोगों की भी सैलरी निकालनी होगी, ये इनका खर्चा। क्योंकि देखो ये जो मंडल थे ये सीधा ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। अब यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको पहले बाहर डाल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनकी जो सैलरी जो, हालांकि इंग्लैंड में ये बनाया गया, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ये बनाया गया, हालांकि इंग्लैंड में बनाया गया, तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि हमने भले इसे बनाया है, लेकिन इसकी जो इनकम होगी, है ना, जो इसकी सैलरी, उसका जो वेतन होगा, वो तुम दोगे। और इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर टैक्स के रूप में वसूल करके इन लोगों की सैलरी निकाला करते थे। ठीक है, ये छूट गया था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा टॉपिक पर आते हैं हमारे, तो यहाँ पर इसका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साथ के साथ एक बात और हुई, यहाँ पर सिविल सर्विस के बारे में बात कही गई, है ना, जिसकी आज आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सिविल सर्विस की बात कही गई, यानी सिविल सर्विस के अंदर प्रतियोगिता को आयोजित किया गया, यानी कि चयन के लिए खुली आर्थिक प्रतियोगिता। ठीक है, क्या, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। ठीक है, एक खुली प्रतियोगिता रखी गई, किसमें, सिविल सेवा में।
ठीक है, सिविल सर्वे के अंदर क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता रखी गई कि कोई भी आकर इसके अंदर भाग ले सकता है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो। हालांकि जब देखा गया भारतीयों का सिलेक्शन इसमें बढ़ रहा है ना, तो उसका जो बोर्ड था है ना, जो सिलेक्शन करने वाला बोर्ड था उसके अंदर सभी ब्रिटिश थे। अब उनको बना तो ब्रिटिश तो हैं, लेकिन वो उसको उस तरह के ही पदवी दिया करते थे जिससे कोई तरह का चेंज ना आ सके, कोई नई तरह की बात ना हो सके। क्योंकि देखिए आप खुद देखिएगा, ये एक एग्जीक्यूटिव है, जैसे आप भी अगर आईएएस बन जाते हैं, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ पर लॉ मेकर थोड़ी बनेंगे। आप जाके आप कोई चेंज थोड़ी ला सकते हैं वहाँ पर, आप चेंज नहीं ला सकते वहाँ। वहाँ आप एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, कार्यकारिणी का तो क्षेत्र है ये। तो आप एज ए कार्यकारिणी के रूप में वहां पर जाएंगे, आप कार्य करेंगे वहां पर, जो भी कानून बनाया गया उसे आप लागू करेंगे, लेकिन अच्छे रूप से। ये एक अच्छी बात क्या है कि आपके हाथ में क्या होगा, उसको सुचारू रूप से चलाने का, उसको एक हेल्दी रूप देने का आपके पास पूरा का पूरा यानी कि अधिकार और पावर होगी। तो उसी के तहत क्या करेंगे, आप उसको एक हेल्दी तरीके से करेंगे। क्योंकि भारत के अंदर देखिए कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमजोरी है। तो कहीं ना कहीं नौकरशाही में यही हमेशा अपेक्षा की गई है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो बहुत हेल्दी और बहुत हाई क्वालिटी का होगा, है ना, जिससे भारत का हर एक व्यक्ति जो होगा वह यानी कि मानेगा कि हाँ भाई मुझे न्याय मुझे मिल रहा है और मैं एक लाभप्रद जीवन जी रहा हूँ, मैं हमेशा बेनिफिशियल साइड पे बैठा हुआ हूँ। यानी सरकार हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाती रहती है और समय समय पर उसका लाभ भी पाते रहते हैं। क्योंकि देखो सरकार तो बहुत योजनाएं बनाती है, फंड भी पास करती है, लेकिन एंड में होता क्या है कि नौकरशाही पे इसका बर्डन होता है, उसका एग्जीक्यूशन का। इसलिए काफ़ी फंड भी होते हैं और फिर वो फंड एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लाया कहाँ से जाए, एग्जीक्यूशन में बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर एक करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा भी है भारत में। तो काफ़ी कारण के चलते बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में। ठीक है, एक तरह की जवाबदेही थोड़ी कम दिखती है। खैर, तो ये जो चीज़ थी सिविल, यहाँ पर खुली प्रतियोगिता रखी गई। ठीक है, अब मैंने कहा सिविल सेवा जो था उसके अंदर खुली प्रतियोगिता तो रखी गई। अब क्या हुआ, उसमें भारतीय के चयन की बात कही गई, है ना, भारतीय लोग भी इसमें चयन पा सकें। अब मैकाले जो समिति बनी थी, मैंने आपको बताया था ना, इसी के अंदर मैकाले जो थे, मैकाले समिति जो थी, मैकाले समिति जो थी, इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया, ये जो मैकाले समिति बनी है ये 1854 में बनी है। ठीक है, ये कब बनी है, 1854 में। कि 53 वाले की बात कर ही रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए 53 पे चल ही रहा था हमारा। ठीक है, 33 आ गया और ये 53 मन के, हाँ 33 आ गया। तो ये जो था हमारा 53 था, ये जो सिविल सेवा वाला जो है ये 53 के अंदर था। ठीक है, 1853 के अंदर इसमें सिविल सर्विस के बारे में बात कही, जिसके अंदर खुली प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसके अंदर अंग्रेज होंगे भारतीय होंगे भाग ले पाएंगे। फिर साथ के साथ 1854 के अंदर इन्होंने क्या किया, मैकाले समिति बना दी गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या गया, मैकाले समिति के अंतर्गत कहा गया कि सभी भारतीय जो हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, एक तरह की चीज़ बना दी गई। ठीक है, समिति बना दी गई और इस समिति के अंतर्गत काफ़ी लोगों को सिलेक्शन भी हुआ उस समय में। ठीक है, ये चीज़ थी। अब साथ के साथ क्या था कि जो ये जो समिति बनाई गई जिसमें सिलेक्शन किया गया, देखो भारतीय काफ़ी भारतीय लोगों को उसमें सिलेक्शन भी मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वह संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनको अपने मन मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि सिस्टम बहुत पार्शल था। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए, ब्रिटिश सरकार कह लीजिए, दोनों कहीं ना कहीं इसको रूल करते हुए नजर आ रहे थे, है ना। अब बाद में अंडर क्राउन आ जाएगा, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल ही रही है। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है 1857 का यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा, 57 के विद्रोह के बाद फिर 1858 का महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आएगा, है ना, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट जो होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन आ जाएगा। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होगी वह कानून बनाएगी, वह लागू करेगी। यहाँ से एक दूसरा चरण आता है जिसको हम क्राउन का शासन कहते हैं। ठीक है, अभी क्राउन का शासन हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन ये 1857 के विद्रोह हो जाता है, फिर उनको समझ में आ जाता है कि भाई अभी विद्रोह हुआ है, ये इन इन नीतियों में, इन इन चीज़ों में हमारी कमी के कारण आया है। तो उस कमियों को ख़त्म करने के लिए 1858 का, ठीक है, क्या किया गया, चार्टर बनाया गया, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आया, जिसके अंदर नई नई बातें कही गई। ठीक है, जिसमें सेना के अनुपात में परिवर्तन किया गया, काफ़ी चीज़ों में चेंजेस लाए गए। ठीक है, और ये भी कहा गया कि हिंदुओं के किसी भी या मुस्लिम हो गया, भारतीयों को किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है वो सुअर और गाय की चर्बी वाला जो कॉन्सेप्ट था, मंगल पांडे वाला विद्रोह, ठीक है, वो ये सब चीज़ें देख चुके थे। तो उनको अंदाजा हो गया कि नहीं, हमें यहाँ पर किसी तरह का
सुधार में, धार्मिक सुधारों में हमें नहीं घुसना है। हमारा काम सिर्फ क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो हम प्रॉफिट बेस ही बातें कहेंगे, ठीक है। और लोगों को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जिस पर क्या होगा, ये लोग आकर धीरे धीरे अपनी बातें रखने लगेंगे। देखिए यहाँ पर ये आया, फिर आप देखेंगे इसी के कुछ समय बाद ही फिर 1885 के अंदर, है ना, 85 के अंदर आपको पता ही है, फिर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो बात की चीज़ आएंगी उसमें, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे अंग्रेजी चीज़ों ने यानी तब्दीली लेकर आए अपने कानून व्यवस्था के अंदर, ठीक है। ये हमारा रहा। अब इसके बाद जो है, ये यहीं तक था आपका 54। फिर 1857 का विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद जब क्राउन शासन आएगा, तो क्राउन शासन को हम 1858 से लेकर हम पढ़ाएंगे आपको 1947 तक। अब इसके अंतर्गत जितने कानून के अंदर परिवर्तन आए, कानून जो बने नए नए, है ना, ठीक है, नए नए कानून बनेंगे इसके अंदर। 1909 का कानून, 1935 का अधिनियम, है ना, 1919 का माउंटेन चैंक्सफोर्ड सुधार, काफ़ी चीज़ें आएंगी इसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्या होगा, भारतीय संविधान की नींव रखी जाएगी अब, है ना, भारतीय संविधान की क्या रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी, उसका विकास रखा जाएगा, उसका चरण होगा एक वो, ठीक है। तो ये था हमारा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसमें डिस्कस, क्योंकि इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना था, ठीक है। अब जो था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, है ना, उस दौर के अंदर जो कानून बने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, अब जो है, अब वो क्राउन के अंडर, है ना, सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हस्तक्षेप होता है उसके अंतर्गत जो कानून बने उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।